नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो ये सुपर 40 क्वेश्चंस हिस्ट्री में आपका स्वागत है। पहला पेपर, पहला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मनुस्मृति, भगवद गीता, ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद। तो सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है आपका मित्रों डी, मुंडको उपनिषद से। सेकंड प्रश्न, और ये मित्रों जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते हैं, यह उपनिषद का ही एक भाग है और जो मनुस्मृति है सबसे प्राचीन स्मृति है और ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। कंफ्यूज नहीं होना है मित्रों। नेक्स्ट, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? सांख्य, मीमांसा, वैशेषिक या फिर चारवाक। तो भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा आपकी है ए, सांख्य। और इसके बारे में जो विशेष है मित्रों, वो देख लीजिए कि प्रारंभिक शाखा सांख्य थी और इसके प्रतिपादक कपिल थे। और सांख्य दर्शन के अनुसार जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं हुई बल्कि प्रकृति से हुई है। और 4वीं शताब्दी के बाद इस दर्शन में सृष्टि का कारण प्रकृति और पुरुष दोनों को माना जाने लगा। पहले यह दर्शन भौतिकवादी था, बाद में आध्यात्म की ओर मुड़ गया। इस दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति यथार्थ ज्ञान से ही हो सकती है। और जो कुछ यहाँ पे अन्य दर्शन हैं उनके भी दिया हुआ है: मीमांसा जैमिनी, वैशेषिक कणाद, योग पातंजलि, न्याय गौतम, वेदांत वादनारायण। अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन थर्ड, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड, आचरण की शुद्धता व पवित्रता। तो बुद्ध के उपदेश आपके संबंधित हैं डी, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। और बुद्ध के बारे में जो कुछ विशेष है उसको भूलना नहीं है मित्रों। जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व, बचपन का नाम सिद्धार्थ, पहला उपदेश ऋषिपत्नम सारनाथ, धर्म चक्र परिवर्तन भी इसे कहा गया, और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती कौशल में दिए। और बुद्ध ने धर्म प्रचार कार्यों में ऊंच नीच, अमीर गरीब के मध्य कोई अंतर नहीं किया। क्वेश्चन 4, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो जितने भी पहले और इस तरह के प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट है: हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तो मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र जिस शासक ने पहली बार जीता वो है आपका डी, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो कुछ विशेष है: विशाल साम्राज्य की स्थापना की और इसका साम्राज्य मित्रों उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक, पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सोपारा तथा सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। और 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के मध्य युद्ध हुआ जिसमें संभवतः सेल्यूकस पराजित हुआ। क्वेश्चन 5, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? 178 बीसी, 101 एडी, 58 बीसी, 78 एडी। तो सही उत्तर है आपका, अनुमान लगाइए, डी, 78 एडी। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक 78 एडी में हुआ। और विदेशी आक्रमणकारियों में कुषाण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये वंश जो था यूची कबीले से संबंध था जिसे तोरवारी भी कहा जाता है। मूल निवास स्थान उत्तर मध्य एशिया में चीन के आसपास था। और इसकी कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि मित्रों विवाद में है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसका राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ और उसने इसमें शक संवत भी चलाया। क्वेश्चन 6, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? बिंबिसार, अशोक, हर्षवर्धन, पुष्यमित्र। तो सांची का स्तूप जिसके द्वारा बनवाया गया वह है आपका बी, अशोक। सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया। और मित्रों इस स्तूप के बारे में जो कुछ विशेष है,
शासनकाल के अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध था। और कलिंग का संभवतः जो शासक था नंदराज था। कलिंग की राजधानी धौली या तोशली। प्रारंभ में अशोक ब्राह्मण धर्म में विश्वास करता था और कल्हड़ की राजा तरंगिणी के अनुसार अशोक के इष्टदेव शिव थे। बाद में वो बौद्ध भिक्षु मोगलीपुत्तिश के प्रभाव में आ गया और सारनाथ, सांची, कौशाम्बी के लघु शिलालेखों व स्तूप का निर्माण अशोक को बौद्ध धर्म के रक्षक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। 7th क्वेश्चन, रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? भक्ति, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, एकेश्वरवाद। तो रामानुजाचार्य आपके संबंधित हैं सी विशिष्टाद्वैतवाद। कुछ जो विशेष हैं वो ये है कि श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य ने 11वीं शताब्दी में वेदों की परंपरा को भक्ति से जोड़ने का प्रयत्न किया। इसी दर्शन को विशिष्टाद्वैतवाद कहा गया। इन्होंने भक्ति पर आधारित लोकप्रिय आंदोलनों और वेदों पर आधारित उच्च वर्गीय आंदोलनों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम किया। रामानुजाचार्य शेषनाग के अवतार समझे जाते हैं। वे अलवार भक्ति की शिष्य परंपरा में थे। वे मर्यादा के सबसे बड़े समर्थक थे। प्रमुख भक्ति संतों में रामानंद प्रमुख हैं। द्वैतवाद मत के प्रवर्तक माधवाचार्य थे। अन्य प्रवर्तक इस प्रकार हैं: शुद्ध अद्वैतवाद मत वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, वारकरी संप्रदाय तुकाराम, धरकरी संप्रदाय रामदास, सनक संप्रदाय निम्बारकाचार्य। क्वेश्चन 8, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? परमार, चेदी, राष्ट्रकूट, चंदेल। तो सही उत्तर है आपका डी, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर चंदेलों द्वारा बनवाया गया। और इस मंदिर का निर्माण मित्रों 9वीं एवं 10वीं शताब्दी के मध्य हुआ और वर्तमान में यह मंदिर जो है कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है और इसमें एक शिवलिंग स्थापित है। राष्ट्रकूटों के शासनकाल में कैलाश मंदिर, दशावतार मंदिर का निर्माण हुआ और यह निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया। क्वेश्चन 9, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? तो विजयनगर क्षेत्र, मालाबार तट, डोयल, कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। तो सही उत्तर है डी, कोरोमंडल तट। चोलों का राज्य आपके कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग में फैला था। चोलों के विषय में प्रथम जानकारी पाणिनिकृत अष्टाध्यायी से प्राप्त होती है और अन्य जो स्रोत हैं कात्यायनकृत वार्तिक, महाभारत, संगम साहित्य, पेरिप्लस ऑफ इरीथ्रियन सी एवं टैलेमी का उल्लेख है। चोल राज्य आधुनिक कावेरी नदी घाटी, कोरोमंडल, तिरुचिरापल्ली, तंजौर तक विस्तृत था। इनकी पहली राजधानी उत्तरी मन्नूर थी। कालांतर में उरैयूर तथा तंजावुर चोलों की राजधानियां बनी। चोल राजवंश का प्रारंभिक इतिहास संगम युग से प्रारंभ होता है। पूर्व मध्यकाल में चोल सत्ता का संस्थापक विजयालय था। विजयालय ने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया और नर केसरी की उपाधि धारण की। क्वेश्चन 10, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर, मेखला, मदुरई, महाबलीपुरम। तो सही उत्तर क्या होगा? अनुमान लगाइए। सी, मदुरई। मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरई में स्थित है। और जो विशेष है, पांड्य वंश के शासकों ने मीनाक्षी मंदिर का निर्माण मदुरई में कराया था। द्रविड़ शैली में यह मंदिर आपका है। नागर शैली में मंदिरों का निर्माण उत्तर भारत में और बेशर शैली के मंदिरों का निर्माण मध्य भारत में किया गया। क्वेश्चन 11, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो सरल प्रश्न मित्रों, अनुमान लगाइए। चेल, चालुक्य, चोल और वातापी। तो आपका सही उत्तर है मित्रों सी, आपका चोल। दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन चोल में था। कुछ विशेष जो इस प्रकार हैं:
चोल साम्राज्य में ग्रामों की शासन व्यवस्था उत्तम कोटि की थी। ग्राम तथा नगरों की सभाएं शासन की मूलभूत इकाइयां थीं। नाडु की प्रशासनिक सभाएं प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित थीं। इस काल में स्थानीय स्वशासन में उर तथा सभा अथवा महासभा बालिक सदस्यों द्वारा होती थी। उर गांव के सर्वसाधारण लोगों की प्रधान समिति थी। नगरम तीसरे प्रकार की सभा थी। सभा महासभा गांव के वरिष्ठ ब्राह्मणों की सभा थी जो अग्रहार ग्रामों में होती थी। महासभा को पेरुगुर्रे कहा जाता था। क्वेश्चन 12, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी, श्रावस्ती, कांची या फिर कन्नौज? तो चालुक्यों की राजधानी आपकी थी मित्रों ए वातापी। जो कुछ विशेष है वो इस प्रकार, उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में सातवाहनों के स्थान पर एक स्थानीय शक्ति वाकाटकों ने प्रभुत्व जमाया। वाकाटक के बाद चालुक्य सत्ता में आए। चालुक्यों ने 757 ईस्वी तक लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। दक्षिण के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। चालुक्यों की राजधानी वातापी थी जो कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित थी। इसे आधुनिक समय में बादामी के नाम से जाना जाता है। चालुक्यों का प्रथम ऐतिहासिक शासक जयसिंह था। पुलकेशिन प्रथम प्रतापी शासक हुआ। अब ये देखिए मित्रों, प्रथम ऐतिहासिक शासक जयसिंह था लेकिन प्रतापी शासक पुलकेशिन। रवि कीर्ति रचित एहोल प्रशस्ति के अनुसार चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। इसके अतिरिक्त पुलकेशिन द्वितीय ने गंगराज्य, कोंकण राज्य, लाट राज्य, मालवा एवं गुर्जरों पर भी विजय प्राप्त की। क्वेश्चन 13, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो अभी आपने देखा विक्रमादित्य, मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय या पुलकेशिन प्रथम। तो सही उत्तर सी पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था और इसका शासनकाल 609 से 642 ईस्वी तक था। और पुलकेशिन प्रथम जो मित्रों था ये प्रथम स्वतंत्र शासक था। इसके बड़े पुत्र की मृत्यु के बाद पुलकेशिन के दूसरे पुत्र मंगलेश ने 597 से 609 तक शासन किया और इसी वंश के विक्रमादित्य ने 654 से 680 तक शासन किया। क्वेश्चन 14, निम्न में से कौन चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? धंग, विद्याधर, जयशक्ति या डंग? तो सही उत्तर बी आपका विद्याधर चंदेल शासक था जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ। नन्नू चंदेल ने चंदेल वंश की स्थापना 9वीं शताब्दी में की थी। वह प्रतिहारों को हराकर जेजाग भुक्ति के दक्षिणी भाग का स्वामी बन गया। इस वंश के राजा यशोवर्मा ने कालिंजर के दुर्ग का अधिकार कर लिया था और कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया। इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक धंग हुआ। वह 989 से 990 में मुस्लिम आक्रमणकर्ता सुबुक्तगीन के आक्रमण को रोकने के लिए पंजाब नरेश जयपाल द्वारा बनाए गए संघ में शामिल था। धंग के बाद उसके पुत्र गंड ने पंजाब के शासक आनंदपाल जयपाल के पुत्र के साथ मिलकर महमूद गजनवी ने से मोर्चा लिया, पर यह दूसरा संघ भी हार गया। महमूद गजनवी ने 1018 से 1019 में चंदेल राज्य पर आक्रमण किया, किंतु वहां के शासक विद्याधर ने बिना लड़े ही रात्रि में अपनी सेना को हटा लिया। 10वें चंदेल शासक विजयपाल 1030 से 1050 ने कन्नौज नरेश राज्यपाल पर आक्रमण कर उसे इसलिए मार दिया क्योंकि उसने गजनवी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। क्वेश्चन 15, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? आसाम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश? तो सही उत्तर दिलवाड़ा जैन मंदिर आपका स्थित है सी राजस्थान में और ये अरावली पर्वत में माउंट आबू में स्थित है। इसका निर्माण भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने 1031 ईस्वी में कराया था। संगमरमर द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया है और यह राजस्थान में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। जैन धर्मावलंबियों का पवित्र स्थल है और
एक फैक्ट है, माउंट आबू के निकट गुरु शिखर अरावली की सर्वोच्च चोटी है। क्वेश्चन 16 मध्यकालीन इतिहास से है। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई? मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो इब्न बतूता की भारत यात्रा जिस शासक के काल में हुई है वह है आपका ए मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद तुगलक के बारे में इब्न बतूता के बारे में कुछ विशेष बात जो दिया गया है। मोरक्को का मूल निवासी था। 1333 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक के काल में भारत यात्रा की और मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 तक शासन किया। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बरनी की तारीखी फिरोजशाही, अमीर खुसरो के तुगलकनामा तथा इब्न बतूता के रहला से जानकारी मिलती है। फिरोज तुगलक ने 1351 से 1388 तक, अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 और सिकंदर लोदी ने 1489 से 1517 तक शासन किया। नेक्स्ट 17 सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क, मंगोल, तातार, अरब। आसान सा प्रश्न है मित्रों, अनुमान लगाइए अपना। तो सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान आपके तुर्क वर्ग के थे। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान का संबंध तुर्क वर्ग से था। और ये जो सामनी राज्य के प्रांतीय शासकों में अलप्तगीन नामक तुर्क गुलाम ने गजनी वंश की स्थापना की। 986 में अलप्तगीन के दामाद तथा उसके उत्तराधिकारी सुबुक्तगीन ने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया। 998 ईस्वी में महमूद गजनवी गजनी का शासक बना। क्वेश्चन 18 मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? 713, 716, 712 या 719 में? तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय आपके हुई 712 ईस्वी में। और सिंध पर पहला अरब आक्रमण ये भी याद रखिएगा, सिंध पर पहला अरब आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। और इस आक्रमण में अरब सेनाओं का नेतृत्व इसी मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को हराया था और सिंध पर अधिकार कर लिया था। क्वेश्चन 19 महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन निजामी, उतबी, फिरदौसी या फिर चंद बरदाई? तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार आपके था बी उतबी। और इसके बारे में कुछ विशेष जो है, महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार उतबी थे जिन्होंने गजनवी के समस्त आक्रमणों को जिहाद बताया है। फिरदौसी भी इन्हीं के समय में थे। शाहनामा की रचना की। भाषा फारसी भाषा का महाभारत जिसे कहा जाता है शाहनामा को। हसन निजामी ऐबक के दरबारी कवि थे और ऐबक ने इन्हें वजीर का पद दिया था। और चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। 20 मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, याल्दूज? तो मोहम्मद गौरी के जिस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की वह दास था आपका सी बख्तियार खिलजी। और मोहम्मद गौरी ने, जो कि हम सभी को पता है, तुर्क राज्य की स्थापना की। गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध हुआ था, कभी कभी एग्जाम में आता है। 1178 में गुजरात के विरुद्ध, 79 और 80 में पंजाब पर तथा 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। 1204-5 में गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने बंगाल के लक्ष्मण सेन को पराजित किया। इसके अतिरिक्त उसने बिहार पर भी विजय प्राप्त की। वह मोहम्मद गौरी का दास भी था। 21 एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में कहा है? यह है विंसेंट स्मिथ, एलिफिस्टीन, लेनपुल, मैक्स मुलर। तो यह कथन जिस आधुनिक इतिहासकार ने
अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में लिखा है या कहा है? वो है आपका सी, लेनपुर। मुगल साम्राज्य से प्रश्न, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं, बाबर। तो सही उत्तर डी, बाबर। जिस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है वह आपका बाबर है मित्रों। और बाबर का मकबरा भारत में स्थित न होकर कहाँ पे है? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में। जहांगीर का मकबरा लाहौर में शाहदरा में बनाया गया था और जो उस समय भारत का ही अंग था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनाया गया है और औरंगजेब सहित सभी मुगल शासक भारत में ही दफनाए गए। तो कभी अगर वर्तमान की बात आए तो मित्रों याद रखिएगा, जहांगीर का मकबरा लाहौर के शाहदरा में बनाया गया है। 23 सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई है? जयपुर, उज्जैन, अयोध्या, दिल्ली। तो सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर स्थापित की गई है आपकी ए, जयपुर में। जयपुर के राजा जयसिंह ने अपने शासनकाल में अनेकों वेधशालाओं का निर्माण कराया। इनमें मुख्य थी जयपुर की वेधशाला, उज्जैन की वेधशाला, मथुरा की वेधशाला, बनारस। जयपुर की वेधशाला में जंतर मंतर स्थित हैं और इसी वेधशाला द्वारा एक सारणी तैयार की गई है जिसे मोहम्मद शाही कहते हैं। 24 अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके काल में थी? शिवाजी, कृष्णदेवराय, पेशवा बाजीराव, अकबर। तो अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद जिसके शासनकाल में थी वो है आपका ए, शिवाजी। कुछ विशेष, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद का गठन शिवाजी ने किया था। 8 मंत्रियों की नियुक्ति होती थी जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। मई 1666 में शिवाजी शाही दरबार में उपस्थित हुए जहां उनके साथ तृतीय श्रेणी के मनसबदारों जैसा व्यवहार किया गया और नज़रबंद भी कर दिया गया। ठीक है, ये तो एक फैक्ट था। शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद में पेशवा प्रधानमंत्री, मजमुआदार अमात्य, सरे नौबत, दबीर या सुमंत, सुरुनवीश या सचिव, सेनापति, पंडित राव या दानाध्यक्ष, न्यायाधीश, शास्त्री, इतने लोग होते थे अष्टप्रधान में। क्वेश्चन 25 इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? वेलेजली, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड डफरिन। तो अनुमान लगाइए मित्रों, इस्तमरारी बंदोबस्त आपका लागू किया गया सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और अस्थाई बंदोबस्त मूल रूप से जॉन सोर ने 1789 में इस भू पद्धति की रूपरेखा सामने रखी। इसे गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने राजस्व बोर्ड के प्रधान सर जॉन सोर तथा अभिलेख पाल जेम्स ग्रांट से व्यापक विचार विमर्श के बाद लागू किया। अस्थाई बंदोबस्त को जमींदारी, बिस्वेदारी, मालगुजारी, जागीरदारी तथा इस्तमरारी आदि नामों से भी जाना जाता है। तो ये देख लीजिए मित्रों, कई नाम हैं, कभी भी पूछा जा सकता है अलग अलग नाम से भी। आरंभ में यह 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 में लागू की गई, जो 22 मार्च 1793 ईस्वी को अस्थाई बंदोबस्त के रूप में स्थापित कर दी गई। मई 1793 में कॉर्नवालिस कोड का प्रथम नियम बना। 26 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल, पामस्टन, बार एटली, ग्लैडस्टोन। तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री आपके थे बी, पामस्टन। 11 मई 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी माना जाता है और नेतृत्व बहादुर शाह जफर को सौंपा गया। कानपुर में अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने, बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने, बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह, झांसी लक्ष्मीबाई, फतेहपुर अजीमुल्ला, इलाहाबाद लियाकत अली और लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया और प्रधानमंत्री ब्रिटेन के उस समय पामस्टन थे।
और जो थे अन्य नाम हैं उनसे संबंधित विंस्टन चर्चिल दूसरे युद्ध के समय, विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। एटली दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे। ग्लैडस्टोन भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। 27 डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया? कुशासन का आरोप, राज्य हड़पने की नीति, सहायक संधि, इनमें से कोई नहीं। तो डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय जिस आधार पर किया गया वो है आपका ए, कुशासन का आरोप। डलहौजी ने, जिसका शासनकाल 1848 से 1856 था, साम्राज्य विस्तार के लिए 3 नीतियों को अपनाया है: विजय द्वारा, व्यापकगत सिद्धांत, विलय द्वारा और कुशासन के आरोप के द्वारा। और इसी कुशासन का आरोप लगाकर उसने अवध का अधिग्रहण किया। डलहौजी ने नए अधिग्रहित क्षेत्रों के लिए अस्थापना का सिद्धांत लागू किया। कलकत्ता एवं आगरा के बीच 1854 में पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की। डाक कानून तथा पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किया। सर्वप्रथम बम्बई एवं थाने के बीच 1853 में रेलवे लाइन का निर्माण किया। अब ये देखिए, प्रथम बार में ये सारी चीज़ें हो रही हैं डलहौजी के शासनकाल में। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। भारतीय सिविल सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा भी प्रारंभ की। नेक्स्ट 28 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। वीर सावरकर, उधम सिंह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना आपकी की गई डी, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई और ये कहाँ हुई? दिल्ली में। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस दिल्ली चलो जय हिंद का नारा, और वीर सावरकर अभिनव भारत संगठन बनाए थे। 29 भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एटली, लॉर्ड कर्जन। तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना आपके की गई बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिस स्टेशनों, थानों की स्थापना कराई। इसके अतिरिक्त उसने ब्रिटिश नागरिक सेवा की स्थापना, न्यायिक संगठन की स्थापना, अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। लॉर्ड मेयो महारानी विक्टोरिया के द्वितीय पुत्र जे एडिनबर्ग के ड्यूक भी थे। भारत आने पर उसने वित्तीय विकेंद्रीकरण के कई उपाय किए। लॉर्ड मेयो ने की 1872 में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। लॉर्ड कर्जन वायसराय था और 1902 में उसके प्रयासों से ही विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई। 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ के नेतृत्व में सिंचाई आयोग का गठन किया गया। झेलम नहर का कार्य संपन्न किया। 1904 में प्राचीन स्मारक कानून पारित करवाया। 1905 में बंगाल विभाजन के लिए कर्जन ही जिम्मेदार माना जाता है। 30 नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ। कथन किसका था? सरदार पटेल, मोहम्मद इकबाल, महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद। तो यह कथन है आपके, अनुमान लगाइए मित्रों, डी, मौलाना आज़ाद का। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने अपनी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में यह कथन लिखा है कि नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ। सरदार पटेल को लौह पुरुष कहते हैं। मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदू सत्ता हमारा का नारा दिया था, जबकि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो, करो या मरो, हे राम जैसे उद्गार व्यक्त किए थे। 31 महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? सही साधन व सही लक्ष्य, अस्पृश्यता व मद्य निषेध, खादी व चरखा, सत्य व अहिंसा। तो राम राज्य के युगल सिद्धांत महात्मा गांधी के थे सत्य व अहिंसा। डी सही उत्तर है। गांधी जी सत्य एवं अहिंसा दोनों को किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण मानते थे। 32 निम्न में से कौन स्वराज्य दल से संबंधित नहीं था? मोतीलाल नेहरू, आयंगर, राजगोपालाचारी, विट्ठल भाई पटेल।
तो जो महत्वपूर्ण नहीं था वो है राजगोपालाचारी, जबकि जो था उनको याद रखिए, मोतीलाल नेहरू, आयंगर और विट्ठल भाई पटेल। और CR दास और मोतीलाल नेहरू ने दिसंबर 1922 में गया कांग्रेस अधिवेशन में नए कार्यक्रम से संबद्ध प्रस्ताव रखा और तर्क दिया है, इससे या तो विधान परिषदों का स्वरूप बदलेगा या वे खत्म हो जाएंगी। लेकिन कांग्रेस के दूसरे खेमे में, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, C राजगोपालाचारी कर रहे थे, इसका विरोध किया। प्रस्ताव पक्ष में 890 और विरोध में 1784 मत पड़े। प्रस्ताव नामंजूर हो गया और CR दास और मोतीलाल नेहरू ने अपने पदों से इस्तीफा दिया और 1 जनवरी 1923 को नई पार्टी कांग्रेस खिलाफ स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा की। बाद में इसी पार्टी को स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाने लगा और CR दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू महामंत्रियों में से एक थे। अन्य सहयोगी विट्ठल भाई पटेल और आयंगर थे। 33 जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? बहुत आसान सा प्रश्न है। 13 अप्रैल 1918, 13 अप्रैल 1919, 29 अप्रैल 1921, 13 अप्रैल 1920। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका हुआ B 13 अप्रैल 1919। ये कुछ फैक्ट है मित्रों, जैसे कि यहाँ पे इसी दिन 4 बजे जो 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग में एक जलसा हुआ जो रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ। जनरल डायर के अनुसार 15 से 20 हज़ार लोग मारे गए, जबकि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए। कांग्रेस समिति के अनुसार मरने वालों की संख्या 1000 थी और इसी हत्याकांड की जांच के लिए 19 अप्रैल 1919 को हंटर कमेटी की नियुक्ति हुई और जिसकी रिपोर्ट 28 मई 1920 को प्रकाशित हुई। गांधी जी रविन्द्रनाथ टैगोर ने विरोध स्वरूप अपनी उपाधियां भी त्याग दी थी। 34 महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? CR दास, दादा भाई नौरोजी, तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु आपके थे गोपाल कृष्ण गोखले। D सही उत्तर है, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने पहली बार राजनीति में 1889 में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन में प्रवेश किया। गोखले उदारवादी होने के साथ साथ सच्चे राष्ट्रवादी भी थे। गरम दल के लोग इन्हें दुर्बल हृदय का उदारवादी एवं अंग्रेजों में छिपा हुआ राजद्रोही कहा। 1905 में बनारस में हुए कांग्रेस अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की। 35 बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे आत्मारंग पांडुरंग, ज्योतिबा फूले, बाल गंगाधर तिलक, BR अम्बेडकर। तो बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे D आपके BR अम्बेडकर। और जो कुछ विशेष तथ्य हैं, BR अम्बेडकर 1927 में मराठी भाषा में, देख लीजिए भाषा का ध्यान रखिएगा, बहिष्कृत भारत मराठी भाषा में प्रकाशित 1927 में। और BR अम्बेडकर ने ही 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। कहाँ? बम्बई में। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी पत्रिका निकाली और जो केसरी थी वो मराठी में थी। ज्योतिबा फूले ने 1873 सत्यशोधक समाज की स्थापना और एक पुस्तक गुलामगिरी। आत्मारंग पांडुरंग ने 1867 में राणा डे के साथ मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना की। 36 गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, कोई नहीं। तो सही उत्तर है B गांधी इरविन समझौते में जिस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ आरंभ हुई थी। इसका कारण साइमन विरोधी आंदोलन, क्रांतिकारी आतंकवाद का पुनर्जीवित होना, साम्यवादियों के नेतृत्व में कामगारों द्वारा उग्र विरोध, नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार किया जाना। गांधी जी ने 30 जनवरी 1930 को 11 सूत्री मांगे रखी, जिनमें मुख्य थी भू राजस्व आधा करना,
सैनिक व्यय में 50% की कमी, नमक कर की समाप्ति, विदेशी कपड़े पर विदेशी आयात कर, विनिमय दर में कमी, गुप्तचर विभाग की समाप्ति आदि। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को, असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 में चलाए गए थे। 37 विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की? बरकतुल्लाह, सुभाष चंद्र बोस, लाला हरदयाल, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। तो विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार आपकी स्थापित की गई डी राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा, और ये काबुल में स्थापित की गई थी। जर्मनी ने इस सरकार को मान्यता भी दी थी। 38 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1931, 1929, 1921, 1930। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन आपका हुआ बी 1929। और मित्रों, इस 1929 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय भी हुआ। 1930 में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ जिसमें मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ। 39 बंगाल का एकीकरण किस सन में संपन्न हुआ? 1905, 1908, 1913 या 1912। तो बंगाल का एकीकरण आपका जिस सन में संपन्न हुआ डी 1912। दिसंबर 1903 और 19 जुलाई 1905 की औपचारिक घोषणाओं के बीच एक स्थानांतरण योजना को फ्रेजर, रिजले और कर्जन ने पूर्ण विभाजन में बदल दिया। पूर्वी बंगाल और असम के प्रांतों में असम के अतिरिक्त चटगांव, ढाका, राजशाही डिवीजन, हिल टिपरा और मालदा सम्मिलित किए गए। 1911 में विभाजन का एकीकरण तब हुआ जब प्रिंस चार्ल्स की भारत यात्रा संपन्न हुई। इसकी घोषणा 1911 में, एकीकरण 1912 में संपन्न हुआ। तो मित्रों, इसमें एक विशेष बात है, कभी अगर घोषणा की बात आए तो 1911 याद रखेगा और ये कब संपन्न हुआ मतलब इम्प्लीमेंट कब हुआ 1912 में। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है मित्रों, इसी प्रकार के प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। 40 स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है उद्घोष किसका था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद। तो बहुत आसान सा प्रश्न है, उत्तर बी सही है, बाल गंगाधर तिलक। और ये मित्रों 40 प्रश्नों की तो सीरीज थी, 2, 4, 5 प्रश्न और हैं, उनको भी कर लिया जाता है और मिनिमम 40 प्रश्न इसमें रहेंगे ही। सारे पीसीएस के प्रश्न मित्रों परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया? तिलक, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, महात्मा गांधी। तो बहुत आसान सा है, महात्मा गांधी सही उत्तर, करो और मरो का नारा। 42 होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तिलक। तो होम रूल लीग सर्वप्रथम आपका प्रारंभ किया गया एनी बेसेंट के द्वारा। 43 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए.ओ. ह्यूम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, वेमस चंद्र बनर्जी। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, ए.ओ. ह्यूम ने 1885, 72 राजनीतिक कार्यकर्ता। ठीक है। 44 दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाना जाते थे? पंजाब केसरी, गुजरात रत्न, गुरुदेव, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ये भी बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, सही उत्तर डी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाते थे। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी। क्वेश्चन 45 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1907, 1906, 1969, 1911। तो प्रथम विभाजन कांग्रेस का ए
1907 में। 46 इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद इकबाल, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह। तो यह नारा दिया गया आपके बी मोहम्मद इकबाल के द्वारा। तो ये मित्रों 40 प्रश्नों की सीरीज है, सारे पीसीएस में आए हुए प्रश्न हैं। तो बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, एंड प्लीज़ थोड़ा सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।